बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज एक नए वीडियो लेक्चर के साथ मोहम्मद साजिद। एक्सक्रीशन में लास्ट टाइम हम लोगों ने जब डिस्कस किया किडनी फेलियर, रीनल फेलियर, तो उसकी ट्रीटमेंट या उसके सलूशन के लिए हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया पेरिटोनियल डायलिसिस। लेकिन हमने पेरिटोनियल डायलिसिस को डिस्कस करते हुए ये बात पढ़ी थी कि although peritoneal dialysis is significant but not more effective as hemodialysis। हमारे पास जो सिग्निफिकेंटली इफेक्टिव डायलिसिस है वो है बेसिकली हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस कि अगर हम लोग बात करें हिस्ट्री की, तो इन अर्ली 1950s इट वाज बिगन इन यूके मींस यूनाइटेड किंगडम। और ये जो डिवाइस, ये जो मशीन, ये जो ऑपरेटस हीमोडायलिसिस में यूज होगा फॉर ब्लड फिल्ट्रेशन, तो उसको कहा जाएगा आर्टिफिशियल किडनी और डायलाइजर। तो हीमोडायलिसिस मीन्स दैट द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू आर्टिफिशियल किडनी और बाय मीन ऑफ मशीन विच नोन एज डायलाइजर। कि हम जब रीनल फेलियर, किडनी फेलियर की सफरिंग हो, तो उस वक्त जब ब्लड फिल्ट्रेशन आर्टिफिशियली बाय मीन ऑफ आर्टिफिशियल किडनी करें, तो आर्टिफिशियल किडनी मीन्स दैट द डिवाइस, द apparatus which used for dialysis and known as dialyzer, तो उसे कहा जाएगा होमियोडायलिसिस। अब हमारे पास हीमोडायलिसिस में जो डायलाइजर है, इसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन क्या होगा? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डायलाइजर। तो अब कोई भी ऐसा पेशेंट जो कि स्पेसिफिकली सफर्ड फ्रॉम द रीनल और किडनी फेलियर, तो सबसे पहले डायलाइजर स्टेप नंबर 1 में ब्लड फ्रॉम आर्टरी टेक थ्रू अ स्पेशल ट्यूब कैथीटर। हमारे पास पेशेंट की आर्टरी से ब्लड को रिसीव किया जाएगा बाय यूजिंग कैथीटर। अब जब आर्टरी से ब्लड रिसीव किया जाएगा, तो ये ब्लड की प्रेशर को बढ़ाने के लिए यहां इस डायलाइजर में मौजूद होगा पंप या ब्लड पंप। दिस ब्लड पंप enhance the blood pressure of arterial blood into dialyzer machine। अब हमारे पास पेशेंट की आर्टरी से जब ब्लड रिसीव किया जाएगा, तो उस ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए डायलाइजर के साथ होगा ब्लड पंप। ब्लड पंप जो है वो विद प्रेशर ब्लड को इंटर करेगा इनटू दी active or functional portion of dialyzer, which composed by a small tubular structure known as cellophane tubules। यहां पे हमारे पास ब्लड फिल्ट्रेशन ट्यूब्यूल्स हैं। ये जो ब्लड फिल्ट्रेशन ट्यूब्यूल्स हैं, इन ट्यूब्यूल्स को कहा जाएगा सिलोफेन ट्यूब्यूल्स। These cellophane tubules are semi-permeable, ये बात आपने याद रखनी है। एंड देयर कंपोजिशन कंटेन सेलुलोज फाइबर्स, ये बात भी आपने याद रखनी है कि cellophane tubules are semi-permeable and their composition contain cellulose fibers। नेक्स्ट नंबर पे cellophane tubules are analogous with nephron। ये इंटरेस्टिंग बात है। एनालॉगस का टर्म वहां पे यूज होता है व्हेन स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट बट द फंक्शन सिमिलर। तो एज लाइक नेफ्रॉन
cellophane tubules are responsible for the filtration of blood. cellophane tubules जो हैं इस आर्टिफिशियल किडनी यानी डायलाइजर में ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। अब ये फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होगी कैसे? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होगी बाय स्पेशल टाइप ऑफ फ्लूइड जिसको हमने पेरिटोनियल डायलिसिस में भी पढ़ा, जिसे हम कहेंगे डायलासेट। ये जो डायलासेट है ये cellophane tubules के अराउंड जो फ्लूइड होगा इस फ्लूइड का नाम होगा डायलासेट। The fluid around the cellophane tubules known as dilaset. This dilaset fluid contain useful components and this dilaset used for the development of concentration gradient difference across the blood in cellophane tubules and in dilaset. अब वो बंदा जो कि सफर्ड है फ्रॉम रीनल फेल्यूर, जाहिर सी बात है उसके ब्लड की फिल्ट्रेशन नहीं होगी तो टॉक्सिक मटेरियल ब्लड में ज्यादा होंगे। तो जब ब्लड इन cellophane tubules में आएगा तो दिस ब्लड कंटेन यूरिया, दिस ब्लड कंटेन यूरिक एसिड, दिस ब्लड कंटेन एमोनिया एंड एक्सेसिव आयंस एंड मिनरल्स। यहां से ब्लड में से एमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड लीव आउट करता जाएगा, क्योंकि डायलासेट जो है उसकी कंपोजिशन में एमोनिया कंसंट्रेशन नहीं है, यूरिया नहीं है, यूरिक एसिड नहीं है। तो जो हार्मफुल मटेरियल है लाइक एमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कैरेटिनिन, तो that these molecules will be diffused out from the semi-permeable membrane cellophane tubules by the difference of concentration gradient difference we developed by dilaset. अब जो डायलासेट है इसके अंदर होंगे यूजफुल कंपोनेंट लाइक ग्लूकोज, लाइक डेक्सट्रोज, लाइक आयंस, लाइक मिनरल्स, यूजफुल मिनरल्स। तो ये जो आपके पास यूजफुल मिनरल्स हैं लाइक ग्लूकोज, लाइक डेक्सट्रोज एक्सेट्रा, तो ये डिफ्यूज्ड होंगे, एक्सचेंज होंगे इनटू ब्लड। तो अब यहां पे इफ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रहा है between the component of dilaset and between the component of blood, यहां पे जो ब्लड के हार्मफुल कंपोनेंट हैं that leave to blood, while जो dilaset के यूजफुल कंपोनेंट it leave to dilaset and enter into blood। अब जब ये ब्लड cellophane ट्यूब्यूल से पास होगा तो हर ट्यूब के ऊपर बिकॉज ऑफ सेमी परमेबिलिटी एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डिफरेंस द यूजफुल मटेरियल इंटर इनटू ब्लड व्हाइल हार्मफुल मटेरियल लीव टू ब्लड। यूजफुल मटेरियल इंटर इनटू ब्लड व्हाइल हार्मफुल मटेरियल लीव टू ब्लड। एंड फाइनली व्हेन ब्लड लीव टू cellophane ट्यूब्यूल्स, जब cellophane ट्यूब्यूल्स को जो ये ब्लड लीव करेगा तो लीव करते हुए ब्लड के अंदर से मैक्सिमम जो वेस्ट मटेरियल है वो लीव आउट कर जाएगा, जो हार्मफुल मटेरियल है वो लीव आउट कर जाएगा, और जो ब्लड है वो आपके पास रिटर्न होगा, लीव करेगा जब cellophane ट्यूब्यूल्स वाले चेंबर को। तो यहां पे फिर दोबारा हमारे पास नंबर 5 पे जो ये ब्लड आया है cellophane ट्यूब्यूल्स में तो आउट ऑफ बॉडी है, तो इसमें पॉसिबिलिटी है कि ब्लड में एयर इंटर हो जाए और ब्लड में बबल बन जाए। तो यहां पे बबल ट्रैप डिवाइस होगा जो ब्लड के अंदर एयर बबल हैं उन्हें रिमूव करेगा। और फाइनली ये विदाउट गैसियस फॉर्म में एयर को, बबल को रिमूव करके ब्लड को फॉरवर्ड किया जाएगा टू दी वेन ऑफ पेशेंट। आर्टरी से रिसीव किया जाएगा और वेन में वापस रिटर्न किया जाएगा। इसके साथ साथ
ये जो ब्लड जब बॉडी को लीव करेगा तो ऑब्वियसली बॉडी का जो टेम्परेचर था वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि बॉडी से बाहर तो टेम्परेचर 37 नहीं है। इसलिए ब्लड की बहुत सारी प्रोटीन्स और ब्लड की कंपोजिशन चेंज हो सकती है। इसलिए नंबर 7 पे हमारे पास यहां पे टेम्परेचर बात है, यानी ये वो डिवाइस है जो बॉडी से बाहर भी ब्लड की जो टेम्परेचर है उसे मेंटेन रखेगा अराउंड अबाउट 37। तो ये आपके पास थी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डायलाइजर। अब डायलाइजर की इंपॉर्टेंस, तो इंपॉर्टेंस में ये मोर इफेक्टिव है देन पेरिटोनियल डायलिसिस। इसका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन बहुत ज्यादा हाई है एज कंपेयर टू पेरिटोनियल डायलिसिस। नंबर 2, हेपरिन एडेड इनटू ब्लड। जब ब्लड जो है वो आपके पास लीव करेगा फ्रॉम बॉडी तो उसमें हेपरिन एंटी कोगुलेटिंग ड्रग ऐड की जाएगी ताकि ब्लड कोगुलेशन ना हो, ब्लड क्लॉट्स ना बने। नेक्स्ट नंबर पे करेक्ट टेम्परेचर बात जो अभी हम लोगों ने बात की कि ये टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा, करेक्ट टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा। नेक्स्ट नंबर पे जैसे मैंने पहले कहा कि डायलासाइट्स में यूजफुल आयंस होंगे, स्पेशली सोडियम, मैग्नीशियम क्लोराइड आयन, आयरन एक्सेट्रा। और इसके साथ साथ ये आयन जो है ये बैलेंस करेंगे पीएच ऑफ द ब्लड आल्सो। और फाइनली इसके अंदर जो ग्लूकोज, डेक्सट्रोज वगैरह हैं तो वो एडिशनल न्यूट्रिएंट्स ऐड होंगे इनटू ब्लड। अब यहां पे जो हीमोडायलिसिस है उसमें कुछ रिस्क फैक्टर्स भी हैं। जैसे हीमोडायलिसिस में बार बार कैथीटर को शटल में एंटर करते हुए इंफेक्शन हो सकता है। फिर इसके अलावा ब्लड बॉर्न डिजीजेस, वो डिजीजेस जो कि कॉमन डायलाइजर शेयर करने की वजह से जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को शिफ्ट ट्रांसफर हो सकती हैं, जिनमें हेपेटाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस, HIV यानी कि एड्स एक्सेट्रा। तो ये इन्फेक्शियस डिजीजेस। इसके अलावा ब्लड वेसल इंजरी होम्योडायलिसिस में, और स्पेसिफिकली माइक्रोस्कोपिक डैमेज ऑफ ब्लड सेल्स, कि ब्लड सेल जब बॉडी को लीव करेंगे इन सीलोफेन ट्यूब्यूल्स तो इनको माइक्रोस्कोपिक डैमेज यानी कि ब्लड सेल्स जो हैं वो आपके पास रप्चर होने का चांस होता है। अब यहां तक था हमारे पास होम्योडायलिसिस। होपफुली आपने लर्न किया होगा। फिर भी अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो इंशाअल्लाह अज़ीज पॉजिटिवली रिप्लाई किया जाएगा। थैंक्स यू वेरी मच।